बहुत सारे अलग-अलग हमने टॉपिक्स पे बात आज की है। तो अभी तक के 1 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, पहले थोड़ी-सी आप रोशनी उस पर डालें। पिछले 1 साल में आईबीएस भी किया, हमने हार्ट पेशेंट भी देखे, हमने किडनी के भी देखे, हमने डायलिसिस के भी पेशेंट देखे, हमने कैंसर के भी देखे, हमने सीपी के पेशेंट्स भी देखे, हमने पार्किंसंस के भी देखे, हमने ऑटिज्म के भी देखे। सभी तरीके के पेशेंट्स पे काम किया है, बहुत अच्छी सफलता लेके काम किया। क्वांटम कंप्यूटर में और सामान्य कंप्यूटर में क्या अंतर है आपको पता है? पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए। 0 TDS का पानी उस मटके में डाले, उस मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दे, सोने का एक सिक्का डाल दे और एक तांबे का कोई टुकड़ा डाल दे। वो जो एल्कलाइन की मशीन आती है उस पानी से गुजारे, उसके बाद जो वाटर होगा वो अमृत होगा। वो वाटर मात्र पीने मात्र से आपके शरीर से 160 तरीके के रोग पैदा ही नहीं होंगे। आज मैं आपको यहीं बैठे कैसा स्टेटमेंट दे रहा हूं जो इस प्लैनेट पे पहला स्टेटमेंट है बीमारियों के जगत में, खास तौर पे बीपी, शुगर और थायराइड, ये बीमारियां होती ही नहीं। एक आप जो बात कहते हैं कि रोक टोक किसी पर कुछ नहीं लगनी चाहिए, जैसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब नहीं होना चाहिए। जो जिसका मन करे खाए, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई योग करने की, प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई समाज में ऐसे परिवर्तन आएंगे जिससे क्राइम बढ़ सकता है या रोक टोक ना लगे? और दूसरी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा लोगों के मन में, आपने बताया 6 लाख की मशीन है, और जैसा कि हमने पिछले साल ही जब अनाउंस किया था तो करीबन 2000 से 5000 रुपये पर डे का आपका चार्जेस भी हैं। तो अभी की स्थिति में देखें तो हमारे देश में इससे ज़्यादा जनता यानी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। मतलब वो अनाज भी नहीं खरीद सकते, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो दिया जा रहा है। तो आपका ये 5000 पर डे वाला ये सिस्टम कैसे कोई लेगा? बिल्कुल, आप जिस उम्र में हैं ये क्वेश्चन सर्वाधिक उठेगा और इसका मेरे को एक ही जवाब है। यहीं से मैं अगर इसी में से एक सूत्र निकाल के एनवायरनमेंट पे वापस आए हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डर है वो सारा एनवायरनमेट की वजह से ही आ रहा है। बिल्कुल एनवायरनमेंट की वजह से। तो उसके ठीक करने का क्या तरीका है? आज बहुत चर्चा हुई और मैं एक चीज चाहूंगा कि वीडियो ये पूरा डालने से पहले चाहे आप ये अंतिम बात पहले डाल देना कि भाई थोड़ा लंबा हो सकता है, या तो टुकड़ों में देख लो कि लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी बात सुने समझें, बहुत कुछ है इसमें। प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। थैंक यू। आज से 1 साल पहले आज हमारे आप चैनल पर आए थे और एक नई शुरुआत की थी सखा वेलनेस की जी। उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ और आपके साथ। कुछ और नई बातें करेंगे और जो पहले 1 साल में हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। आज का मैं ये दुर्भाग्य मानता हूँ दुनिया का कि 6 से 7 करोड़ लोग हर साल जो मरते हैं उनमें से अधिकतम लोग बीमारी से मरते हैं। एक स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होने के बावजूद पूरी ज़िंदगी वो कैसे रहते हैं, क्या खान पान करते हैं, और उसके बाद उन्हें अंतिम जब समय उनका आता है तो तड़प तड़प कर उन्हें इस जगह से विदा लेनी पड़ती है, और ये दुर्भाग्य है। अब इसी पर जब उन्हें बीमारी आती है कभी भी पूरे जीवन काल में, तो वे कभी तो एलोपैथी पर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से फेलियर होने के बाद वो आयुर्वेद पर या अपने पुरातन जो हमारी चली आ रही हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स वहाँ पर जाते हैं। कई अनेक अनेक देशों में भी जाना पड़ता है उन्हें, लेकिन वहाँ भी जब फेलियर हो जाता है तब वे आते हैं सखा वेलनेस में। हमारा स्लोगन ही यही है, तो सब जगह से हार जाओ। जी। तो सब जगह से जब हार मान लेते हैं तब यहाँ आते हैं। तो अभी तक के 1 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, पहले थोड़ी सी आप रोशनी उस पर डालें, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि अभी तक की जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस में जब भी कोई डॉक्टर डिग्री लेता है, चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, चाहे वो नेचुरोपैथी की हो, जब भी वो डिग्री लेता है तो डिग्री लेने के बाद वो जो काम अपना शुरू करता है तो वो किसी खास चीज पे भी रिसर्च करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। खास चीज, कोई सपोज दैट कैंसर का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बनता है, तो एक
पूरी जिंदगी लग जाती है। और उसके बाद भी उसको सफलता कितनी मिलती है ये भी भाग्य भरोसे है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमने पिछले 1 साल में, अभी हम नवंबर में बैठे हैं और मैं समझता हूं हमें पूरे 14 महीने हुए हैं, 14 महीने हमें ओपनिंग को हुए हैं। इस 14 महीने में हमने आईबीएस भी किया, हमने हार्ट पेशेंट भी देखे, हमने किडनी के भी देखे, हमने डायलिसिस के भी पेशेंट देखे, हमने कैंसर के भी देखे, हमने सीपी के पेशेंट्स भी देखे, हमने पार्किंसंस के भी देखे, हमने ऑटिज्म के भी देखे। सभी तरीके के पेशेंट्स पे काम किया है और बहुत अच्छी सफलता लेके काम किया। बहुत अच्छी सफलता इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसमें से कुछ पेशेंट जो हैं वो उनकी टाइम अवधि जो है 1.5 से 2 साल की निकली है, तो अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए, लेकिन उनके रिजल्ट्स और उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगातार इम्प्रूवमेंट की हैं। हम एक ऐसे पेशेंट्स पे भी काम कर रहे हैं जो कोमा में है 3 साल से जी। कोमा के पेशेंट्स के ऊपर काम। हमने एक 6 महीने के बच्चे पे अभी एक जल्दी काम किया, उसको सीपी था और 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है उसकी, 2 दिन पहले उसकी माँ का है वॉइस मैसेज कि हमारा बेटा पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, वो सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा। अरे वाह। ये सीपी के पेशेंट का। तो ये सब हमने 1 साल के अंदर इतने सारे रिजल्ट्स देख लिए कि एक अच्छा डॉक्टर पूरी जिंदगी में इतने पेशेंट्स नहीं देख पाता, इतने तरह के। संख्या ज्यादा हो सकती है उनके पास, लेकिन टाइप्स ऑफ जो हैं पेशेंट्स वो हमारे पास बहुत हैं। और वो इसीलिए हैं कि जैसे आपने कहा जब सब जगह से थक जाओ और आओ तो वो आ रहे हैं। अब रही बात ये कि जैसे आप बात करते हो कि कोई भी जो पैथी है वो असल में थका क्यों रही है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति सुबह अपना टेस्ट कराता है, सुबह 6 बजे उसने खाली पेट अपना ब्लड टेस्ट भेजा, ब्लड टेस्ट भेजा। अब देखिए कई चीजें, खाली पेट था, ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लेने के बाद जब लिया तो वहां पे उसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहा, सपोज दैट। अब 20 में गया, फिर उसके बाद लैब में पहुंचा, लैब में जाके उसने फ्रिज में रख दिया, माइनस टेम्परेचर में रख दिया, फिर वहां से बड़ी लैब में गया जहां जांच हुई, जांच होने के बाद नेक्स्ट डे इवनिंग तक रिपोर्ट आई, इवनिंग तक रिपोर्ट आने के बाद उसके नेक्स्ट डे उसने डॉक्टर को दिखाई। अब ये जो 3 दिन का प्रोसेस है, इस 3 दिन के प्रोसेस में आदमी का शरीर क्या वहीं का वहीं था, तो इवॉल्व हो रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन डॉक्टर 3 दिन पुरानी टेस्ट देख रहा और 3 दिन पुरानी टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद फिर वो इलाज कर रहा, तो कैसे सटीक कर सकता है? सटीक इलाज हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं साइंस ने सही खोजा होगा, साइंस ने सही खोजा कि ये वायरस इस वाली दवा से मर जाता है। मैं उस पर ऑब्जेक्शन अभी नहीं कर रहा, मैं ये बातें नहीं कहूंगा उनकी खोज गलत है, उनकी खोज ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या करोगे जिस प्रोसेस में टेस्ट रिपोर्ट 3 दिन बाद पहुंचती है? तो आप डायग्नोसिस को गलत कह रहे हैं, ठहरा रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहा हूं। जब आप सही से किसी चीज को स्टडी ही नहीं कर रहे तो उसको आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? फिर आयुर्वेद की बात कर लेते हैं। आयुर्वेद में जितने भी सब चीजें लिखी हुई हैं कि ये खाने से ये होता है, इस खाने से ये होता है, उन सबके साथ आखिर कुछ नियम भी तो दिए हैं जो जीवन शैली के नियम हैं। और वो जीवन शैली जो थी वो ऋषियों की जीवन शैली थी। देखिए आयुर्वेद की जो खोज हुई है तो निश्चित ही आयुर्वेद की खोज या तो ऋषियों ने अपने को स्वस्थ रखने के लिए की, या उन्होंने जब किसी को स्वस्थ रखने के लिए दिया तो ऋषियों का डायरेक्ट संपर्क जो थे राजाओं से हुआ करता था। बिल्कुल। तो उनकी जितनी भी पैथियों की खोज है वो या तो उनकी खुद की जीवन शैली पे है या राजाओं की जीवन शैली पे है।
भाई जी। आप पूरी देख लीजिए ना, उनकी जो पूरी शोध है वो या खुद की जीवन शैली पे है या राजाओं की जीवन शैली पे। तो अब मुझे बता दीजिए कि आज आयुर्वेद में एक ऋषि का फोटो लगा के जो हमें दवाई बेची जाती है, उनमें से खाने वाले कितने लोग हैं जो ऋषि की जीवन शैली और राजाओं की जीवन शैली से परिचित हैं? तो आप अभी तक के आयुर्वेद और जितने भी ट्रेडिशनल जितना मैं मेडिसिन उसको डायग्नोसिस प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा गलत बता रहा हूं, वहां पे प्रॉब्लम है। वरना कोई कारण नहीं है कि एक ही दवाई एक बीमार को ठीक कर देती, वही दवाई दूसरे को ठीक नहीं कर रही। अब इसको अगर हम दूसरे लहजों में कहें तो हम दूसरी बात भी कहेंगे जिस पे कोई काम नहीं करता। वो ये है जैसे मैं बात करता हूं ज्योतिष की, ज्योतिष पे आते ही लोग एकदम हमको ये समझते हैं हम दकियानूसी हैं जी। मैं कहता हूं कभी हमारे पास आइए, मॉडर्न गैजेट्स मिलेंगे हमारे पास, मॉडर्न बात मिलेगी, मॉडर्न लाइफ स्टाइल मिलेगा, हम दकियानूसी कहां से हैं? बल्कि ये कह सकते हैं कि जिस जीन थेरेपी को अब लोगों ने मानना शुरू किया, कुंडली वो बहुत पहले जान चुकी थी। एक जीन कोड थेरेपी होती है, जीन कोड के तहत बताया जा सकता है जीन कुंडली बना के कि ये बच्चा इतने बड़े होके इस कलर का दिखाई देगा, ठीक है, इसके स्वभाव में म्यूजिशियन होना लिखा है, जीन में ये भी है। अब यही कुंडली में अगर बताया जा सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर म्यूजिशियन बनेगा, तो इसमें कुंडली दकियानूसी क्यों हो जाती? भाई वो भी एक साइंस है। कुंडली को आप साइंटिफिकली प्रूवन मेथड कह रहे हैं? या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुंडली बेस मान लो, कुंडली से ही आगे बढ़ के ये साइंस पे आज जीन उस पे पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके से पहली सीढ़ी से हम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते हैं, तो पहली सीढ़ी का धन्यवाद भूल जाएंगे क्या? देखो, साइंस की एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पे बात कर लेना जरूरी है, और ये प्रॉब्लम पूरी मनुष्य जाति की है। हम सब जब डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं, तो साइंस के साथ ये बुराई है कि साइंस जो खोज करती है तो पुरानी, जैसे कहते हैं ना, नई सीढ़ी पे चढ़ती है, पुरानी सीढ़ी को तोड़ देती है। धार्मिक आदमी की बुराई यह है कि वो नई सीढ़ी पे चढ़ने से घबराता है, पुरानी सीढ़ी की तरफ उतरता रहता है। लेकिन मैं कहता हूं अच्छा इंसान वो होगा जो नई सीढ़ी का निर्माण करे और पुरानी सीढ़ी तोड़े ना। हम हाइड्रोजन थेरेपी की जो बात कर रहे हैं, इसको हम क्वांटम फिजिक्स से जोड़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल नई एक तरीके की बात है, लेकिन सनातन भी तो क्वांटम है, परमात्मा तो क्वांटम से ही शुरू हुआ। हमारी लाइफ जो ये आई नेचर में अचानक इतना सब हो गया, ये क्वांटम है सारा कुछ। सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या सारे 2 साल के बच्चे एक ही सा बिहेवियर करेंगे? चलो अभी तो उन्हें आपने कोई साइकोलॉजिकली सिखाया नहीं, क्या पैदा हुए सारे बच्चे एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे? नहीं। तो उन पे एक ही तरीके की दवाई लगेगी, आप कैसे कह सकते हैं? आप सोच के देखिए। अब होता क्या है, 50 लोगों पे रिसर्च होती है, 50 लोगों को एक दवाई खिला के दिखाई जाती है, जिसमें से अगर 30 ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं ये अप्रूवल। तो 50 में से 30, और दुनिया में तो इतने तरीके के लोग हैं कि फिंगरप्रिंट किसी का दूसरे का नहीं मैच खाता, यानी कि हर आदमी यूनिक है। तो एक आदमी एक ऐसी थेरेपी की तरफ जाना चाहिए जो यूनिक हो, जो हर एक के साथ नया काम करती हो। हम इतने सारे लोगों की ये फाइलें लेके बैठे हैं, ये मुझे आज की तारीख में लोगों को भेजना है कि किसका क्या थेरेपी चल रही है। अब आप देख लीजिए, जितने लोगों के लेके बैठे हैं, इन सब में हमने इनकी स्टडी करने के बाद इनके ग्रह कौन से अच्छे हैं बुरे हैं लिखे हुए, सारी फाइल्स में। सारे केस अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग हैं, सारे केस के। ये मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए यहां रखा कि हमारे पास जब इलाज कराने आता है तो वो ज्यादातर लोग हम लोगों को फोन करते हैं कि हमें कैंसर हो गया, क्या ठीक हो जाएंगे? तो मैं ये कहता हूं, आप सोच रहे हैं आप कैंसर से पीड़ित हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आपकी किस वजह से आपको कैंसर हुआ। जब तक ये ना पता लगे कि गांठ लगी कैसे है, क्या खोलने का उपाय हो सकता है? खोलने से पहले गांठ लगी देखना जरूरी है।
और लगी देखने के लिए हमें आपकी पूरी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान सब समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यही करने के लिए हम लोगों से कहते हैं फॉर्म भरिए, फिर हम आपकी स्टडी करते हैं। तो हमारे लिए जितने भी पेशेंट्स हैं सब यूनिक हैं। हम कैंसर शब्द से सबको एक ही सी दवाई नहीं देंगे। कैंसर 40 साल के व्यक्ति को है, कौन से अंग में है, 50 साल के व्यक्ति को है, कौन से अंग में है, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो डिफरेंस क्यों नहीं देखा जाता? एक आदमी ये सोचता है हमें कैंसर है, तो जिस तरीके से वो सोचता है कपड़े खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे जाओ, ऐसे ही जिसने कैंसर सही कर लिया हो हम उसी के पास जाएंगे, वो हमारा ठीक कर देगा। ये भूल हो जाती है, ये भूल हो जाती है। देखो, अगर कोई साइंस है तो 100 में 100 पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तभी साइंस मानी जाएगी। अगर 100 में वो 5 या 10 पे हो रही है तो साइंस नहीं कही जाएगी, तो उसे तुक्का कहा जाएगा। तो सारी मेडिकल तो यही कर रहा है, सारे डॉक्टर्स यही कर रहे हैं, तुक्का चल रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं गारंटी क्या है? मैं कहता हूं देखो, अब आप मुझसे गारंटी मांग रहे, डॉक्टर से आज तक कोई गारंटी मांगता है? आप डॉक्टर के यहां अपने पेशेंट्स को एडमिट कराते हैं, एक एक 2-2 साल भी रखते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बाद में वो खत्म हो जाता है और डॉक्टर बोलता है सॉरी। मतलब डॉक्टर से आप 1 साल का इलाज कराने के बाद सॉरी सुनना चाहते हैं, और हमसे आप ट्रीटमेंट शुरुआत में ही वादा ले लेना चाहते हैं। जबकि हम वादा भी देने को तैयार हैं, हम वादा देने को तैयार हैं, लेकिन जिस कंडीशन में हम आदमी को जो बता रहे हैं वो पूरा एज इट इज इंप्लीमेंट करें। अब एज इट इज इंप्लीमेंट में आदमी ये सोच सकता है कि वो कहे कि हमने टाइम बताया था, हमने टाइम पे किया। नहीं, टाइम ही काफी नहीं है, एनवायरमेंट भी है। हम एनवायरमेंट को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। हम अपने यहां जब किसी को बुलाते हैं तो उसे एनवायरमेंट भी देते हैं। हम किसी को कहते हैं कि आप घर पे ऐसा एनवायरमेंट बनाइए, और जो लोग वैसा कर लेते हैं वो पूरे ठीक होते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे इतने सारे केसेस में 2-3 केस ऐसे हैं जो एनवायरमेंट नहीं बनाते, वैसा पूरा माहौल फॉलो नहीं करते और ठीक भी नहीं होंगे। मैं उनसे पहले कह चुका हूं कि ठीक नहीं होंगे, क्योंकि तुम एनवायरमेंट नहीं बना रहे हो। अब आप कहेंगे थेरेपी सब कुछ होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं थेरेपी सब कुछ नहीं होती। एक डॉक्टर कहता है कि एक गोली लो, सुबह के समय गर्म पानी से लेना, या ठंडे पानी से लेना, या नॉर्मल पानी से लेना, या दूध के साथ लेना, या शहद के साथ लेना। तो क्यों कह रहा है? उसके पीछे साइंस होगी ना। तो हमारी जो साइंस है, इन साइंस में थेरेपी प्लस एनवायरमेंट प्लस रेमेडीज भी होती हैं कभी कभी। और ये तीनों चीजें अगर आप मान लेते हैं तो फिर गारंटी से ठीक होते हैं, 100% ठीक होंगे। इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। और अगर हमने इस स्टडी में यह कह दिया कि ठीक नहीं हो सकते, ऐसे भी केस निकलते हैं, तो उनको दुनिया की कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनकी सारी स्टडी में यही शो कर रहा है ये ठीक होने के लिए नहीं बने। ज्योतिष का बहुत रोल है। मैं रागा हम लोग यूज करते हैं। रागा के संबंध में एक छोटी सी बात मैं अभी नीचे बैठे किसी को बता रहा था, आपको भी बता रहा हूं। एक व्यक्ति शाम को घर आप पहुंचता है, उसका मूड अपसेट है, ठीक है, और वो पत्नी के साथ बैठा है। टीवी पे एक गाना चलता है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी मगर साथ चलने से। और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के थोड़ा फील गुड महसूस करता है। रात में अच्छे से इंटीमेट होता है। पत्नी सुबह उठ के उसे अच्छी सी चाय बना के देती है। वो ऑफिस जाता है खुश खुश, और ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स थी वो उसको सॉल्व करता है, और उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है।
फिर वही एक व्यक्ति है जो ऑफिस से मूड अपसेट होके घर पहुंचा, पत्नी पड़ोस में बैठी है आके और टीवी पे एक गाना चल रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। वो आदमी उस दिन पत्नी से मुंह पलट के सो जाता है, पत्नी की तरफ सही से देखता भी नहीं। पत्नी उसको सुबह उठती है तो जला हुआ पराठा देती है, उसे खा के वो ऑफिस जाता है। मूड खराब में वो ऑफिस में और अपना सत्यानाश कर लेता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि टीवी पे चल रहे एक गाने के कारण इनकी जिंदगियों में इतना अंतर आ गया। जस्ट लाइक रागा, एक रागा आपको बहुत अच्छी एनर्जी बना सकता है और एक रागा आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन किसको कौन सा रागा सुनाना है इस पे डिपेंड करता है। जैसे एक आदमी डिप्रेशन में हो, उसको ये गाना जहर हो जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लेकिन एक आदमी एंजाइटी में हो, उसको यही गाना कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं क्या फायदा कर जाएगा। गाना एक है, ऐसा नहीं है मैंने एक गाने को बुरा बता दिया। एक ही गाना दो अलग तरीके की सिचुएशंस वाले लोगों के लिए थेरेपी का काम कर सकता है और जहर का भी काम कर सकता है। हमने इसको भी यूज किया, हमने रागा यूज किया। मैं ये बातें नए तरीके से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पैथी को ये दुनिया एक्सेप्ट करेगी तभी जब बौद्धिक दुनिया को हम तर्क दे सकेंगे और जो ठीक हो रहे हैं उनके प्रमाण दे सकेंगे। तो जो लोग हमें देने को राजी होते हैं इंटरव्यू, उनके हम इंटरव्यू ले लेते हैं। बहुत से लोग नहीं तैयार होते तो नहीं लेते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी बीमारी के संबंध में बात करना नहीं चाहता। जी, हम तो हर एक का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछें। जी। तो अभी जो सब बातें आपने बताई, जैसे ज्योतिष का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप रागा थेरेपी भी ले रहे हैं, तो ये सब अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है लोगों के माइंड में हो रहा होगा, क्योंकि ज्योतिष पे अब हम स्टेप वाइज बात करना चालू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहले ज्योतिष से आपने शुरू किया बात, तो ज्योतिष का कुंडली और जीन थेरेपी आपने उसको इक्वेट करने की कोशिश की है। तो इसी पे थोड़ा आप पहले डिटेल में बताएं कि ज्योतिष का इसमें क्या रोल है। देखो, पहली बात यह है कि ज्योतिष एक प्रकार का एक ऐसा विज्ञान है जो कभी को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा था। वो विज्ञान ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो माहौल होता है, जो ग्रहों का माहौल होता है, जहां पे ग्रह होते हैं, जो एनवायरनमेंट में एनर्जीज होती हैं, वो चीजें उस बच्चे पे प्रिंट हो जाती। वो उसकी मेन कुंडली बन गई। जिस वक्त वो पैदा हुआ, जिस टाइम पे पैदा हुआ, जिस जगह पे पैदा हुआ, वहां पे वो उसकी कुंडली जो थी वो उसकी एक बन गई, इसकी मास्टर कुंडली बन गई। वो मास्टर कुंडली को देख के उस बच्चे के स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे का स्वभाव क्या है और किस समय पे इसके स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब कई बार जैसे कि मैं इसको सरल शब्दों में कर दूं, जैसे कि पंडित लोग ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉट एकदम डेफिनेट नहीं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल पंडित बोलते हैं देखो आपके इस समय आपका जो चौथा घर है, उस चौथे घर में जो है वो राहु एक्टिव है, जिसकी वजह से आपका दिमाग में टेंशन है। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे मान लो, अगर साइकोलॉजिकली समझना हो तो उन्होंने कहा चौथा घर जो है वो मस्ती का घर होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कुंडली का यहां ज्ञान तो समझा नहीं रहा मैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि चौथा घर राजकुमार का घर होता है, लाइक यू, आप एक राजकुमार जैसे हैं, चौथा कमरा आपका है, आपके घर में एक कमरा है चौथे घर का। ठीक है। और राहु जो होते हैं वो फूफा जी होते हैं, तो आपके कमरे में फूफा जी आ गए रहने 1 महीने के लिए। ठीक है। अब आप सोचो फूफा जी के साथ आप कितना कंफर्टेबल फील करोगे। तो वो फूफा जी के साथ आपका मतलब कहां यार फूफा जी आ गए, हम यार मस्त अच्छे खासे बियर लेने वाले थे, अबे फूफा जी आ गए। और फूफा जी के साथ जल्दी बनती नहीं किसी की, बहुत कम फूफा होते हैं जिनके साथ लोगों की बनती है।
इसलिए मैंने फूफा एग्जाम्पल कहा। चाचा के साथ बन जाती, मामा के साथ बन जाती, फूफाओं के साथ जरा कम बनती है, बिल्कुल। इसीलिए उनका नाम में भी कुछ फूफा लगाया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसी तरीके से 12 कमरे होते हैं, 12 कमरों के अपने स्वभाव हैं। जैसे एक कमरा किचन है, एक कमरा डाइनिंग रूम है, एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, ऐसे कमरे हैं ना। तो 12 कमरे 12 स्वभाव हैं। ठीक है। फिर उसमें आपके जो हैं 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों के अपने स्वभाव हैं। तो 12 कमरे हैं, 12 कमरे में 12 राशियों के लोग रहते हैं। अब आपको अगर सही ढंग का आपके घर में जो कमरा ना मिले, तो इसका मतलब है गलत कमरा मिल गया आपको, आप गलत राशि में पैदा हो गए, तो आपको कमरा डिफरेंट मिला। फिर ये 9 लोग समय समय पे बदलते रहते हैं कमरे। अब कॉम्प्लिकेशन समझो, 12 कमरे, 12 कमरों का अपना स्वभाव। एक कमरे में पानी चूरा है, एक कमरे में खाना रखा हुआ है, एक कमरा किचन भी उस खाना बनेगा, और एक कमरे में दादी खो खो कर रही हैं, मतलब सब कमरे हैं। और इन्हीं कमरों में आप में से 12 भाई बहन हैं, वो रखे गए हैं। अगर वो किसी को गलत दे दिया तो उसमें गड़बड़ होती है। और फिर आपके 9 ग्रह हैं जो समय समय पे बदलते हैं। कभी कभी 3 ग्रह एक ही कमरे में आ जाते हैं रहने। जैसे सुई होती ना, घड़ी की सुई चलती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सब अलग अलग समय पे चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है तीनों एक ही के ऊपर एक होती हैं। अब यही मान लीजिए कि एक घड़ी है, उसमें 9 सुइयां हैं। एक सुई जो है वो पूरा चक्कर 30 साल में लगा रही है, एक सुई जो है 20 साल में चक्कर लगा रही है, एक 16 साल में लगा रही है, एक 2.5 दिन में चक्कर लगा ले रही है, एक 6 महीने में लगाती है, एक साल भर में लगाती है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही वक्त में सभी सुइयां एक ही जगह होंगी। अब सोचो आपके एक कमरे में 9 लोग इकट्ठे रहने लगे आके, तो क्या हालत हो जाएगी। तो ऐसे ही एक साइंस डेवलप हुआ। जब मैंने ये बताया, थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन कैसे होती होगी। तो साइकोलॉजिकली ऐसे करके वो कैलकुलेशन होती है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, और वो कैलकुलेशन बताती है कि इस आदमी की ये स्थिति है। और फिर उन्हीं ज्योतिषों ने एक जो है चिकित्सा शुरू की। तो ज्योतिष के हिसाब से यह भी पता लगता है कि फला आदमी का अगर ये ग्रह खराब है तो इसका ये ऑर्गन खराब होगा, या अगर इसका ये ऑर्गन खराब है तो ये ग्रह खराब होगा। अब इसका ये ऑर्गन खराब है और ये ग्रह खराब है, तो ये ग्रह किससे ठीक महसूस करता है, उसका भी एक साइंस है। जैसे 12 कमरे होते हैं, आप 12 दोस्त अलग अलग रह रहे हैं, तो कोई तो दोस्त ऐसा होगा कि आप अपने कमरे से निकल के सीधे उस पर निगाह मारते होंगे। ऐसे ही कहा जाता है कि फले ग्रह में अगर आपका बुध बैठा हुआ है, तो यहां से वो आपके छठे घर को देख रहा है। वो बोलते ना ज्योतिष, यहां से वो आपके छठे घर को देख रहा है, वो अपने मित्र घर को देख रहा है, और कभी कभी वो दुश्मन घर को भी देखने लगता है। तो यहां से विज्ञान शुरू होता है कि कौन सी अवस्था में कौन व्यक्ति बीमार है, और उस समय उसका ग्रह कौन से शत्रु ग्रह को देख रहा है या कौन से मित्र ग्रह को देख रहा है, और फिर उन ग्रहों का कौन सा रागा है, वो रागा कौन से ऑर्गन्स पे वर्क करता है, फिर उसके कॉम्बोज हैं। भाई ऐसा समझ लो, जैसे 100 नंबर की लॉटरी होती है ना, सट्टा चलता है, तो उसमें 0 से 99 तक सट्टा लगता है। ऐसे ही ये लॉटरी है, इसमें 9 ग्रह हैं, फिर आदमी का स्वभाव है, फिर 16,000 रागा हैं। मुझे परफेक्ट लॉटरी निकालनी पड़ती है 16,000 में से। अभी आप 100 में से तो लॉटरी फंसा नहीं पाते, हम 16,000 में से फंसा रहे हैं। और ये आप कैसे करते हैं? यही तो, इसीलिए तो ये कमरा बना हुआ है जिसमें बैठे रहते हैं दिन भर। अच्छा। मैं जब से इस काम में उतरा हूं, सबसे कम घूमने निकला हूं। इस काम के बाद सबसे कम घूमने निकला हूं। अब मेरा इसी में समय जाता है। हाँ, यह है कि जितना परफेक्शन आता जा रहा उतना ही हम कम समय में गणित निकाल लेते हैं। ये तो परफेक्शंस होते हैं अपने अपने, हमें अपने रागा के साथ ये सब है।
तो अब मैं आपको, अभी तो आपने एक चीज पूछी, सिर्फ ज्योतिष का पूछा, मैंने इसके साथ रागा भी आपको इंक्लूड करके बताया, लेकिन अभी आपको हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में नहीं पता लगा। हाँ जी, ये मैं थोड़ा क्लियर करूं, बिल्कुल। सब जानना चाहते होंगे हाँ जितने जी, लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक नए ढंग से समझाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में और सामान्य कंप्यूटर में क्या अंतर है, आपको पता है? नहीं। मैं बताता हूं। जैसे कि वो मटकी तोड़ते हैं, मटकी तोड़ते हैं, वो जब एक मटकी रखी जाती नहीं, वो कृष्ण हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण के उस पे जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे गोपाला आते हैं वो मटकी तोड़ने। जी। तो अब जैसे मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बंबई में 1000 मटकियां लगी हैं और वो 1000 मटकियां तोड़नी है, ये एक रिचुअल है। ठीक है। इस मटकी को तोड़ने के लिए 1000 सीढ़ी बनाई जा सकती है, कि सीढ़ी बनाई और चढ़े और तोड़ दिया, हो सकता है? हो सकता है। अब 1000 सीढ़ी बनाना कितना आसान है, लग रहा है ना आसान, लग रहा है। लेकिन ये बहुत मुसीबत भरा है। ये मुसीबत क्या है कि 1000 मटके तोड़ने के लिए 1000 सीढ़ी तो बना लेंगे, लेकिन अनवांटेड 1 साल तक उन सीढ़ियों को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बाद आएगा। तो 1 साल तक ये 1000 सीढ़ियां स्पेस घेरेंगी। ठीक है। दिस इज नॉर्मल कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर यही है, सीढ़ी बनी है, उससे चढ़ जाते हैं, तोड़ लेते हैं। दिस इज नॉर्मल कंप्यूटर। क्वांटम कहता है पप्पू, टिंकू, राधा आ जाओ, सब इकट्ठे होते हैं और सीढ़ी बनाते हैं और मटकी तोड़ देते हैं। फिर तुम सब अपने अपने घर जाओ, 1 साल तक अपना जो करते हो करते रहो, 1 साल बाद फिर मिलकर सीढ़ी बना लेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया ना, कि उन्होंने उन्हीं का यूज किया जो ऑलरेडी थे और उनको एक स्पेशलिटी नहीं दी। वो जो भी कर रहे थे वो कर रहे हैं, बस उनको अपने काम करने के लिए थोड़ा सा बताया। जैसे आप यहां हो, आपका नाम हर्षित है, हार्दिक। मैं हर्षित से कह सकता हूं हर्षित अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हर्षित थोड़ी देर बाद मैं हर्षित को बोलूंगा कि हर्षित मम्मी के साथ बाजार घूम आओ अपनी जाके, वो हर्षित वहां भी चला जाएगा। और फिर मैं बोलूंगा कि हर्षित एक काम करना कि तुम जो है जाके कहीं पे सब्जी खरीद लाओ, तुम वो भी ले आओगे। एक ही हर्षित कितने काम कर रहा है। अब यही हर्षित कंप्यूटर हो, वो कहेगा नहीं जी, हमें तो मम्मी केवल इंटरव्यू लेने के लिए बनाया गया है, हम बाकी काम तो करेंगे नहीं। तो क्या होगा, एक आप क्षमता में बंधे हुए हो, एक लिमिटेशंस है आपकी। तो क्वांटम जो कंप्यूटर्स हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स में एटम्स का इस्तेमाल हो रहा है, फ्री एटम्स का, जिनको यूज करके सारे काम करवाए जाएंगे और एटम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, क्योंकि एटम बेस है। आई समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रही होगी, मुझे मालूम है थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन समझ में थोड़ा आ रही होगी। इतना आया कि वो एक ही डायमेंशन में काम कर सकता है, वो या ये मल्टी डायमेंशन में। अब मैं आपसे इससे उल्टा चलता हूं स्वास्थ्य की तरफ, और वहां पे आपको समझ में आएगी हमारी थेरेपी। इससे उल्टा यह है कि हमारे शरीर में कैंसर हुआ, क्या ये कैंसर कहीं से मतलब कोरियर किया गया? जी नहीं। क्या ये ऐसा था कैंसर कि घूम रहा था आस पड़ोस में, उसने कहा घुस चले इनके बॉडी में, फट से चल के कैंसर हो जाए, ऐसा कुछ हुआ? ये क्या हुआ कि हमारे शरीर में ही जो एटम्स थे, उनमें से बहुत से एटम फ्री रेडिकल के रूप में हुए और उनके पास एक गलत इंफॉर्मेशन आ गई जो हमारे लिए गलत थी, हो सकता है उनके लिए वो ठीक थी, और उन्होंने वहां पे एक पहाड़ बना लिया। सपोज दैट उन्होंने वो गोविंदा का पिरामिड बना लिया, हमारे शरीर में वो गोविंदा का एक पिरामिड बना लिया, बन गया। अब वो पिरामिड एक तरीके का कैंसर है। अब हम किसी और डॉक्टर को बोलते हैं कि ये पिरामिड गिराना है, डॉक्टर ने कहा, टेस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी बॉडी में जो था वो कैंसर है, हमें इसको गिराना है, तो हमने कीमोथेरेपी दी। तो कीमोथेरेपी कैसी है कि पिरामिड बना हुआ था गोविंदास का, और हम गए एक गोविंदा को गिरा दिया।
एक गोविंदा को गिरा गिरा दिया। जैसे ही एक को गिराया सब गिर गए, लेकिन वो गिरते गिरते कितनों को इंजरी पहुंचाएंगे इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि सामान्य मेथड उन्होंने यूज किया कि ये गिराना है और एक गोविंदा गिरा दो, सब गोविंदा गिर जाएंगे। लेकिन सामान्य मेथड यूज करने से परिणाम यह हुआ कि कितने गोविंदा इंजर्ड हो गए और साथ साथ कितनी पब्लिक को भी डैमेज हुआ। यही होता है कि जब एक कीमोथेरेपी दी जाती है तो वो उन सेल्स को तो जलाती है जो कि नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन अच्छे सेल्स को भी जला देती, इसीलिए बार बार कीमोथेरेपी करानी पड़ती। और कीमोथेरेपी फाइनली आपको मौत तक पहुंचाएगी। आपके पास सिर्फ एक ही उदाहरण है युवराज सिंह का जो बचा, दूसरा है कोई? युवराज सिंह के जितने फोटो हो उस वक्त के देख लेना, आपको सिर्फ एक ही सिम्टम नजर आएगा कीमोथेरेपी लेने का, गंजे होने का। तो जितने लोग गंजे घूम रहे हैं सब कीमोथेरेपी लेते हैं क्या? उसके चेहरे पे एक भी तनाव का लक्षण नहीं है कहीं। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसे आप समझ रहे हैं जी। जिनको समझना है वो समझ लीजिए। बाकी कीमोथेरेपी कराने वाले आप सबकी नजर में आपके रिश्तेदार और आपके मित्र, आपके पड़ोसी, कम से कम एक आदमी हर एक के पास ऐसा होगा जो कीमोथेरेपी से गुजरता रहा बहुत दिन, उसके बाद भी नहीं बचा। बिल्कुल है? बहुत है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल। अब यही गोविंदा गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो बता देते हैं जी। इसी गोविंदा को गिराने के लिए हम इतना करते हैं कि 50 गोविंदा की जो टीम है जिसने पिरामिड बना रखा है, उस 50 के पास अपने 50 आदमी भेजते हैं और हल्के से कान में कहते हैं कि भाई मटकी फूट गई, अब धीरे से उतर जाओ, घर चलते हैं। बात आई समझ में? आई। हमने भी वो पिरामिड गिराया, लेकिन हमने उसके कान में जाके हल्के से कहा कि तुम इसको कर दो। अब ये कान में कैसे कहा जाता है? अब ये लोग कहेंगे ना कि ये थेरेपी कैसे कह रही है? तो हाइड्रोजन का जो सेल होता है वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो आपके जीन में भी प्रवेश कर जाता है। इतना छोटा, जो आपके विचार में प्रवेश कर जाता है, इतना छोटा। और उस मॉलिक्यूल को हम लोग जब आपके शरीर में डालते हैं, उसी वक्त रागा के माध्यम से उस मॉलिक्यूल्स को वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि तुम्हें बॉडी के किस पार्ट पे जाके किस तरीके की परेशानी को, किस तरीके के एटम को किस तरीके की इंफॉर्मेशन देनी है जिससे वो अपनी रॉन्ग एक्टिविटी बंद करे। समझ रहे? दिस इज साइंस। इसको डाइजेस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे क्वांटम कंप्यूटर को डाइजेस्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। मैं तो उससे राजी हूं कि टाइम तो लगना है, यही टाइम तो चैलेंज है हमारा। लेकिन रिजल्ट्स हमारे बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। जितने परसेंटेज में हमने लोगों को ठीक किया, हम 99 कहेंगे, 100 नहीं कहेंगे, क्योंकि एक आध लोग बच गए जो नहीं ठीक हो पाए, लेकिन उनके पीछे भी वो कारण हैं। हम अगर कहें तो ब्लेम गेम हो जाएगा, इसलिए हम वो कहते नहीं। देखिए उसमें कई कारण होते हैं, टेम्परेचर भी कारण होते हैं। इस मॉलिक्यूल को भी, जैसे आप क्वांटम कंप्यूटर जो बन रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर को रखने के लिए -डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वो आप लेके ऐसे सड़क पे नहीं घूम सकते। उसी तरीके से हाइड्रोजन का ये जो सेल है, ये भी एक टेम्परेचर मांगता है खास तरीके का। हम लोगों को बोलना पड़ता है कि आप अपने घरों में एसी लगाइए और उसमें इसको लीजिए। ये गर्मी में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए थोड़ा सा, देखिए हर चीज का परेशानी आपने परमात्मा से ली, तो थोड़ा सा तो अब इसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा ये चीजें भी हैं।
टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो है बहुत यूनिक ढंग से काम करता है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यदि आप इसको एक टेस्ट रूप में देखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन वाटर होता है। आप घर में आटा मारते हैं, सामान्य रूप में आप आटा मारते हैं, आप उस आटे को फ्रिज में भी रखते हैं। आजकल सब घर में है, आटा मारा, फ्रिज में रख दिया, फिर उसके बाद वो अगली सुबह निकल के पापा के लिए पराठे बनते हैं, वो थोड़ा आटा काला हो गया होता है। ठीक है, टेस्ट करो, आप हाइड्रोजन वाटर में आटे को गूंदो, उसके बाद फ्रिज में रखो, उतने ही समय बाद निकालो, काला नहीं पड़ेगा। आज पूरी दुनिया इस बात के लिए परेशान है कि हम ऑर्गेनिक भोजन कैसे खाएं, और हम नॉन ऑर्गेनिक खा रहे हैं और बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सेल है वो इतना यूनिक है कि वो अनऑर्गेनिक को भी ऑर्गेनिक बना देता है। मतलब आप पेस्टिसाइड फूड हमें खिला दीजिए और हमारी पैथी उसमें से पेस्टिसाइड को खत्म कर देगी, बाकी चीजों को ठीक रखेगी। हम लड़ ही नहीं रहे। हम एक समय था कि हम अपनी BMW पे भी सब्जियां बिकवाने लगे थे कि चलो लोगों को ऑर्गेनिक का संदेश दें। अब हम कहते हैं कोई ऑर्गेनिक का संदेश नहीं। ये पूरी पृथ्वी अगर ऑर्गेनिक पे अभी उतर आए तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, वो ऑर्गेनिक करें, लेकिन हमारे पास तो ऐसी चीज हाथ लग गई जो उसको ऑर्गेनिक ही बना देती। रीजन वो भी आप समझ लीजिए। ये यूनिवर्स का फर्स्ट सेल है, राइट। और फर्स्ट सेल के पास एक ही इंफॉर्मेशन थी कि यूनिवर्स को बनाना कैसे है। इसके पास मौत की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसका काम ही क्रिएशन है, या एनर्जी फॉर क्रिएशन। ये डिस्ट्रॉय करती ही नहीं, इसको पता भी नहीं कि डिस्ट्रॉय जैसी कोई चीज होती है। इसीलिए इसे जो भी सेल ऐसा दिखता है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये उसको जाके चेंज कर देती है, क्रिएशन में लगा देती है। लेकिन ये अपने आप नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि फिर तो ये मशीन सब कुछ कर रही है, और कई लोगों ने मेरे वीडियो सुन के ये कहना शुरू किया है कि आपके सुनने के बाद ही तो हमने इस मशीन को सर्च मारना शुरू किया, ये है क्या? हाइड्रोजन का इस इंडिया के अंदर प्रचार हमने शुरू किया, सही से देखा जाए। और उसके बाद कई लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने कहा जब मशीन ही सब कुछ कर रही तो उन्होंने मशीनें खरीद ली, खरीद के अपने घर में इलाज भी शुरू कर दिया, कोई इंपैक्ट आया ही नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं आया। उसका रीजन सिर्फ इतना था, देखिए फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल को कौन आदेश दे सकता है? यूनिवर्स का फर्स्ट सेल अगर हो और उससे कोई काम कराना हो, उसको कौन आदेश देगा? सोच के देखो। परमात्मा। परमात्मा। लेकिन परमात्मा का आशीष जिस पे है उसे हिंदुओं में गुरु बोला गया, यही है। बिल्कुल। और इसको गुरु ऊर्जा ही मैं बोलता हूं। मतलब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है, ये हाइड्रोजन, वो बृहस्पति पे पाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह वो हमारे बृहस्पति ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे हाइड्रोजन से। तो परमात्मा आदेश दे सकता है गुरु को, और गुरु अपने शिष्यों की पीड़ा देख के काम कर सकता है, लेकिन हर शिष्य पे काम नहीं करता। वो पहले तुम्हारे अंदर शिष्यत्व देखता है। समझ रहे हैं बात को? टेक्निकली बता रहा हूं धर्म के तहत। तो इस ऊर्जा को मैं पहले राजी करता हूं कि आप इसके साथ काम करिए। इसीलिए देखो, बात थोड़ी अजीब लगेगी,
मैं लोगों से साफ कहता हूं, यदि आपका विश्वास मुझ में है और मेरा विश्वास इसमें, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बात थोड़ी इनलॉजिकल लगती है, लेकिन दुनिया में सभी कुछ तो लॉजिकल नहीं है, बहुत सा कुछ इनलॉजिकल है, और ये इनलॉजिकल ही है। लॉजिकली लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा है, इसीलिए 19 साल से इस पे जापान काम कर रहा है और बहुत रिच है लॉजिकली, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसको हिंदुस्तान के इलॉजिकली श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में वो ज्ञान है कि हम इस ऊर्जा का उपयोग करके लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, और ये एक साइंस है, ये कोई धर्म नहीं, कल्ट नहीं है, दिस इज साइंस। एक ऐसी साइंस जिसमें हमने क्वांटम का उपयोग किया, जिसका लॉजिक तो है, लेकिन पकड़ने चलोगे तो नहीं मिलेगा। भाई क्वांटम का लॉजिक है, पकड़ने चलोगे तो नहीं मिलेगा। और इतनी गहरी चर्चा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्यों, जैसे जैसे लोग मुझे सुन रहे हैं वो गहरा और जानना चाहते हैं जी। और मैं भी कोशिश करता हूं अपने तर्कों के माध्यम से ही समझाने की कि ये कितना गहरा है। न्यूरोलॉजिकली जो प्रॉब्लम होती है उस पर कोई साइंस कुछ नहीं कर सकती। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपकी कोई मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गजब की बात यह है आपकी सभी मेडिकल साइंस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पे भी काम करने के लिए हाँ कर देती हैं, क्योंकि उनको उस पर पेमेंट चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये साइंस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पे बहुत जबरदस्त काम करती है। और न्यूरोलॉजिकल का मतलब फिर वही हो गया, आपकी बीमारियों का 95% कारण दिमाग में है, 5% बीमारियां शरीर की होती। आज मैं आपको यहीं बैठे एक और बात कह रहा हूं, एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं जो इस प्लैनेट पे पहला स्टेटमेंट है बीमारियों के जगत में, खास तौर पे। आज के बाद हमारे पास कोई भी बीपी, शुगर और थायराइड के लिए संपर्क ना करे, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से पाया है ये बीमारियां होती ही नहीं। ये 3 भ्रम हैं, बीपी, शुगर और थायराइड इज ए फॉल्स। इनसे ठीक होने का सबसे आसान तरीका है इनकी टेस्टिंग बंद करा दीजिए और इनकी दवाई खाना बंद करा दीजिए। 3 महीने अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ऑटो ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से 100 में से 99 सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन उनके काटने पे भी लोग मरते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसी तरीके से ये 3 बीमारियां होती ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमने पाया है। ये 3 महीने अगर आदमी इसकी टेस्टिंग ना कराए और दवाई ना खाए, ठीक हो जाएगा। हमसे संपर्क ना करें। अगर किसी को लगता है उसे ये बीमारी है, हम तो कहते नहीं कि भूत है तो भूत भगवान से ही भागता है, तो अगर किसी को ये बीमारी लगती है तो जो इसके इलाज कर रहे हैं वो करें, अपना धन कमाएं, लेकिन हमसे संपर्क ना करें। हमने हथियार नहीं डाले, बल्कि ये जान लिया कि ये कुछ है ही नहीं। इसका इलाज साइकोलॉजिकली ही होता है या फिर आपको फांस के होता है, और वो इलाज नहीं होता। फांस के तो आपको पैसा कमाया जाता है। ये एक स्टेटमेंट नया है आपको मैं जो दे रहा हूं फर्स्ट टाइम। तो आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत लोग अगर दवाइयाँ छूट गई उनकी और छोड़ दी और उन्हें कुछ नुकसान हो गया तो? छोड़ के देखें फिर बात करें। नुकसान वाली बात क्या है? जो दवाई खा रहे हैं उससे भी तो ठीक कहां हो रहे हैं? बताइए, अगर इसकी जो दवाई खा रहे हैं उससे ठीक हो रहे हैं नहीं। और फिर
गजब की बात। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास बच्चे हैं जो पहले ये दवाइयां खाते थे, अब उन्होंने छोड़ दी, उनको कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो गए। एकदम छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तुरंत ही तो छोड़नी है। आपको बुरी आदतें छोड़ने के लिए कोई चिट्ठी थोड़ी ना भेजनी पड़ती है कि हम आदत छोड़ रहे हैं। बुरी आदतें तुरंत छोड़ी जानी चाहिए। ये बुरी आदतें हैं। ये टेस्टिंग मशीन जो 800 900 रुपए की मिलती है, बुरी आदत है। अगर अभी एक साइंस ऐसी आ जाए कि शुगर की एक्यूरेट टेस्टिंग मशीन 5 करोड़ रुपए की बनती है और उसका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो 10,000 रुपए में आती है, तो विश्वास मानना 70% शुगर तो तुरंत खत्म हो जाएगी लोगों की। ये जो आती है ना 800 रुपए की मशीन और 25 पैसे में इसको चेकअप करा लो, बस इसी से है ये बीमारी। जिसे देखो निकाल के बैठ गया। मेरी माता जी नीचे है, अभी मिल लो चल के, 90 साल की उम्र की, रोज बीपी टेस्ट कर लो हमारा, ये करती रहती थी 2 साल पहले तक। 2 साल पहले तक वो हमारे घर में थी और रोज बीपी की गोली खाती थी और रोज टेस्ट कराती थी। और 2 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ के बाद मैं उन्हें अपने पास यहां लेके आया। पूछ लो जाके, आज तक ना बीपी टेस्ट हुआ ना बीपी की गोली दी गई और फिट हैं। आप समझे मेरी बात को? तो कुछ चीजें फाल्स है जो हवा में पैदा किए जाते हैं। जैसे कोरोना आया था, कोरोना का इलाज केवल एलोपैथी कर रही थी और वो भी ये कह के कर रही थी कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। बड़े जोक, लोग हंसे भी नहीं इतने, मतलब सदी का महानतम जोक था ये। इस पे हंसी किसी को नहीं आई, संदेह भी नहीं उठा। उसी तरीके से इस सदी का सबसे बड़ा धोखा शुगर है। अगर अभी तुम्हारे कोई पीछे से 2 पीने चुबो दे बराबर खास दूरी पे और भाग जाए और तुम ऐसे करके देखो 2 निशान दिखाई दे रहे हैं और फिर मैं एक सांप दिखाऊं उसकी पूंछ जाती हुई, तो तुम कहोगे काट लिया सांप ने। बिल्कुल। और तुरंत ही आपके शरीर में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो एक तरीके से केमिकल रिलीज होने लग जाएंगे ऐसे, जो आपको कहीं ना कहीं सांप के कांटे का बीमार दिखा देंगे। तो ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आदमी को भ्रम से भी परिचित होना चाहिए। मैं बहुत से डॉक्टरों के खिलाफ काम कर रहा हूं एक तरीके का, ये डॉक्टर नाराज होने वाले हैं मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, हो जान दो। जो लोग इस तरीके से आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं, हमने जितने भी पेशेंट लिए जिसमें शुगर के, बीपी के और ये पेशेंट थे, हमने इन पे महसूस किया बहुत ज्यादा शक्की होते हैं। अब यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से समझिए, जो आदमी जितना शक्की है उसे उतना ही आसानी से भ्रम में डाला जा सकता है। ठीक, सही है। अब ये जो दुनिया है, ये दुनिया शक की दुनिया बन गई है। यहां बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं, ये गलत है, ये सिस्टम में गलत है। तो हवा में ऐसी बीमारियां बना दी गई जो शक्की लोग तुरंत कैच कर लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसको आप बीमारी ही नहीं मानते हैं? मैं बीमारी ही नहीं मानता। तो जो सिम्टम आते हैं फिर वो क्या है? वही सिम्टम भी वही साइकोलॉजिकल, सब साइकोलॉजिकल जो बताया symptom। गया वो सोच बिल्कुल। सोच के अपने अंदर। अभी आप देखिए, गुरुओं को देख लीजिए, मैं भी एक गुरु हूं तो मैं जानता हूं गुरुओं की कुछ बदतमीजियां। तो गुरु लोग बैठ के मंच पे ऐसे करके बताएंगे कि आपकी तीसरी आंख जगाने के लिए हम एक प्रयोग कराएंगे, और वो जब प्रयोग कराएंगे तो उसके संबंध में पहले ही बता दिया जाता है कि तीसरी आंख जब जागृत होगी तो आपका शरीर तड़पेगा, आप थोड़े से ऐसे ऐसे हिलोगे, ये सब होगा ना, बता दिया जाता है। तो पहले एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। ये 2-3 महीने पहले से होता रहता है। फिर एक दिन प्रयोग होता है और उस प्रयोग के दौरान एक माहौल बना के एक आदमी को ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, फिर सब हिलने लगते हैं, सब हिलने लगते हैं।
और देखो कितने गजब की चीज, उन्हें यह तो पता है कि कुंडली जागृत हो गई, लेकिन कुंडली जागरण के संबंध में उनके गुरुजी ने यह भी कहा था कि जिसकी जागृत हो जाती है फिर उसको किसी ज्ञान लेने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता, ये वो भूल जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद से तो उसे गुरु के पास भी आने की जरूरत नहीं। तो ये मार्केट में सदियों से चलता आ रहा है कि भ्रम पैदा किए जाते रहे हैं, और इन्हीं सब स्टडी का उपयोग ये माफिया भी करता है, जिसको हम लोग ड्रग माफिया कहते हैं। ये इसका बहुत साइलेंटली उपयोग करता है। आप गजब की बात देखो, कोरोना से बचने के लिए आपको कौन बताने आया? अमिताभ बच्चन। इतने बड़े को आने की क्या जरूरत थी? बड़ा भ्रम हो तो बड़े लोगों को आना पड़ता है। चिप्स बेचने भी यही आते हैं। कोरोना से जब बचने को आपको बताने आए थे तो गौर करना, ये बचने को नहीं बताने आए थे, ये आपको डराने आए थे। इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो मैं ये बातें आज इसलिए सब कर दे रहा हूं कि आपको पता लग जाना चाहिए कि सारी दिमागी चीजें होती हैं, 95% दिमाग से होता है, और जो दिमाग से हो रहा है भ्रम के रूप में, सखा वेलनेस उसके इलाज के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, चाहे आप करोड़ों रुपए दे दो। हम क्यों आपको भ्रम में डालेंगे? हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं ये भ्रम है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन ही, आज से 1 साल पहले खोज लिया था। ये हमने लगातार इतने दिन काम करके देखा और पाया ये भ्रम है। हमने 1-1 किलो लोगों को मिठाई खिलाई, उनको कुछ भी नहीं हुआ, बस तरकीब से बताया, और जैसे ही वो हमारे पास होते थे हम कॉन्फिडेंट में उनको ले लेते थे। हम कॉन्फिडेंट में लेते थे, उनकी टेस्ट रिपोर्ट सही आ जाती थी, और जहां वो अपने घर जाते थे उनका कॉन्फिडेंट लो पड़ता था। उनके चारों तरफ के लोग फिर आके कान में फूंक देते थे, वैसे ही उनका शुगर और बीपी बढ़ जाता था। वो भ्रम है। अगर रियलिस्टिक होता तो फिर मेरे पास भी होता। अगर रियलिस्टिक होता तो वहां जाके भी वो सही रहते। और फिर वो फोन पे सखा जी से बात करनी है, और फिर सखा जी बहुत अच्छे ढंग से समझा देते हैं, फिर उनका 15 दिन तक बीपी ठीक रहता है। तो मैंने पाया ये तो फिर खेल हो गया। और मैं इसलिए सखा जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि सबको काउंसलिंग देते रहे बीपी और शुगर के लिए। मैं बड़े बड़े आयोजन के लिए बैठा हूं, तो जो व्यर्थ की चीजें होंगी उन्हें हटाऊंगा। वास्तविक उपचार के लिए वास्तविक बीमारी होना का भी जरूरी है। किसी को अगर भूत चढ़ जाए तो भूत दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका इलाज भगवान ही करता है, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं पड़ता। लोहे को लोहा ही काटता है। और वो टेस्ट करके देखें, 3 महीने तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, कुछ भी नहीं, खाएंगे पिएंगे सब मौज में रहेंगे, हर चीज खाओ, बट टेस्ट मत कराना। 3 महीने संकल्प है कि टेस्ट नहीं कराओगे, और 3 महीने गोली नहीं खाओगे, और 3 महीने बाद देख लो सब ठीक। क्योंकि गोली जो खा खा के तुम्हारे शरीर में केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल भी तो 3 महीने शरीर से निकलने में लेगा। आखिर तुम टेस्ट करते हो, उस टेस्ट में क्या चीज है जो मशीन पकड़ती है? कोई केमिकल ही तो है। अब वो केमिकल तुम्हारे अंदर से ही बन रहा है कि बाहर से डाला गया है, कौन डिसाइड करेगा? जो भी ऐसी बीमारी जिसके संबंध में आपको लाइफ टाइम दवाई खाने को कहा जा रहा है, और हजारों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो दवाई छोड़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कोई तो साजिश है। अच्छा आप बताइए भाई, ये तो फैक्ट है ना कि इन 3 बीमारी के संबंध में लाइफ टाइम दवाई खाने को कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और तीनों की बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो एक ही हैं। और फिर यह भी है कि इन्हीं बीमारियों से ठीक होने के लिए हजारों डॉक्टरों के पास पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं जी। तो अगर ये फैक्ट था कि लाइफ टाइम खानी है, तो ठीक कैसे हो गए? इसमें ये तो सीधा सा फंडा है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि अपने निकट में देखो लोगों को ठीक हो गए। लेकिन क्या है,
जब तक ये करोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। हिम्मत से एक बार लड़ जाओ, इससे ठीक हो जाओ। भ्रम से तो लड़ना पड़ता है, डर को तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपके इस विषय को भी इसलिए छेड़ा क्योंकि ये जरूरी है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो 2 पार्ट में 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, जानकारी पहुंचानी है तो जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कि मेरे लोग वीडियो 2-2 घंटे के भी देख लेते हैं पूरे, बिल्कुल, क्योंकि उनको लॉजिकली सब चीजें समझनी है। जल्दबाजी में केवल बिजनेस होता है, अगर इलाज होगा तो टाइम टेकिंग होता है, उसमें समय लगता है। तो यहीं से मैं अगर इसी में से एक सूत्र निकाल के एनवायरनमेंट पे वापस आए हम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डर है वो सारा एनवायरनमेंट की वजह से ही आ रहा है। बिल्कुल एनवायरनमेंट की वजह से। तो उसके ठीक करने का क्या तरीका है, उसे कैसे देखिए, एनवायरमेंटली अगर हमें डर को हटाना है तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे को डांटना बंद करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे को जो हम डांटते हैं वो बंद करना पड़ेगा। शुरुआत वहां से होगी, और फिर उस डांटने के साथ साथ हमें इतनी भी क्षमता रखनी पड़ेगी कि कई बच्चे जीने से गिर के मर जाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक बच्चा जीने से गिर के मृत्यु हो जाए, मेरी बात बड़ी कठोर लग रही होगी लोगों को, लेकिन वो सोच के देखें कि पूरी जिंदगी वो डर में जिए, उससे तो अच्छा है। फिर वो आत्मा तो नया शरीर ले लेगी, नया जन्म भी ले लेगा, लेकिन अगर ऐसा हम एनवायरनमेंट बना पाए जहां बच्चे को ज्यादा रोक टोक ना की जाए, ज्यादा डांटा ना जाए, तो मैं समझता हूं हम एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। और इससे पहले कि बच्चे को डांटा जाए, उसकी मां को भी ना डांटा जाए। जब बच्चा कंसीव करे तब उसकी मां को भी ना डांटा जाए, क्योंकि शुरुआत वहां से भी होती। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा रोग है जो आदमी लेके पैदा होता है अपनी मां के पेट से, इसलिए क्योंकि उसकी मां भी इनसिक्योर है, ये बेस में है। तो वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि अभी अगर मेरी पैथी के संबंध में लोग मानना शुरू कर दें कि हाँ इसमें कुछ नई चीज है और इसकी संख्या बढ़ती जाए और पैथियां छोटी पड़ती जाए, तो हो सकता है कि इससे आगे का विज्ञान भी लोग बताएं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सखा वेलनेस जो है वो अभी एक निर्माण कर रहा है। हम एक ऐसे आश्रम का निर्माण कर रहे हैं जहां पे मेडिटेशन, लाइफ स्टाइल के साथ साथ लोगों का इलाज भी होगा। तो वो आश्रम भी है और साथ साथ जो है थेरेपी सेंटर भी होगा। आश्रम में ध्यान करने आने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन जो थेरेपीज लेने आएंगे उनसे शुल्क होगा। और वहां पे हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से स्वस्थ हों और कैसे लाइफ स्टाइल को अपना के अपनी जिंदगी को आगे स्वस्थ रखें। तो वो वहां पे व्यवस्था की जा रही है। तो 50-60 लोगों की व्यवस्था तो हो जाएगी अभी 2-3 महीने में। उसके बाद 250-300 लोगों की व्यवस्था साल 1.5 साल में, 2 साल में हो जाएगी। ये कहाँ पे हो रहा है? ये सहारनपुर में बन रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन शुरू है, चल रहा है काम। इसके बारे में भी जब जी बिल्कुल, जब बन के तैयार होगा हम सबको बुलाएंगे, वहां दिखाएंगे कि लोगों को कैसे वहां पे खुश रहना, मस्त रहना सिखाया जाता है और कैसे लोगों का अच्छे से इलाज होता है। जो इलाज यहाँ बुला के किसी को अपने कमरे में रख के और 6 महीने में इलाज होता है, वही इलाज वहाँ 3 महीने में संभव हो पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट और अच्छा हो जाएगा। जी, अब थोड़ी सी बात हम अगर करें, आजकल पोल्यूशन की बहुत बात हो रही है, तो उसमें हवा और जहाँ से हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वो गैस, वो हवा में मौजूद है, और पानी, ये 2 चीज़ें हैं। इस पर आपका क्या मत है कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए? देखो, पानी के संबंध में ऑलरेडी बहुत सारी खोज हैं, जिसमें कि एल्कलाइन वाटर की बात होती है। और एल्कलाइन वाटर के संबंध में जब बात होती है तो बहुत सारे बाबाओं ने बहुत तरीके की टेक्निक बता रखी है। ठीक है जी, हमने सारी टेक्निकों को करके देखा, टेस्ट किया। हम लोगों ने, हमारे सखा परिवार जो है, इसने सारी टेक्निकों को टेस्ट किया और सारी टेक्निकों में जो बताया जा रहा है उससे उल्टा हो रहा है। पीएच लेवल बढ़ने की बजाय कम हो जा रहा है। अब आप समझें,
पानी में दो चीज़ें होती हैं, एक पीएच लेवल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और एक होता है टीडीएस। टीडीएस होता है, जैसे पानी जब आकाश से गिरता है तो वो 0 टीडीएस का होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो जिस जगह गिरता है, तो जिस जगह गिरता है उसके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो पानी का ये स्वभाव है कि पानी में जितना टीडीएस कम होगा, वो पानी उतना ही अपने चारों तरफ से मतलब मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर उसे प्लास्टिक में रख देंगे तो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल खींच लेगा, अगर आप उसे लोहे में रखेंगे तो लोहे के मॉलिक्यूल्स खींच लेगा। तो देखिए, अब मैं आपको एक ऐसे पानी के बारे में बता रहा हूं जो बिल्कुल डिफरेंट बात है। मैं बता रहा हूं, प्रयोग करके देखें, अपना जानें। सामान्यतः पानी के संबंध में वही कि नींबू डाल दो, 2 टुकड़े डाल दो, ये सब किया जा रहा है। हमने करके देखा, उसमें पीएच लेवल गिर गया। टीडीएस तो किसी का बढ़ गया, लेकिन पीएच लेवल गिर गया। अब पीएच लेवल गिरने का मतलब है कि वो एसिडिक हो गया। अब बहुत से लोग अपने बाबाओं जी के ऊपर शक नहीं करते और उन्होंने जो बताया वही पानी पीने लगते हैं। बाद में उनके शरीर में थोड़ा सा फैट भी लो हो जाता है, फिर वो कहते हैं पानी से ही असर है। असली बात तो यह है कि उनके शरीर में एसिड उनको गला रहा होता है। शुरू में तो वो अपने को स्वस्थ फील करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वही एसिड उनकी बॉडी को गला के एक लंबी बीमारी का कारण बनता है। तब उनके बाबा जी भी बचाने नहीं आते। समझ गए? जी। दूसरी तरफ एल्कलाइन वाटर की आजकल मशीनें आ रही हैं, हम भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। वो वाटर आप पीजिए तो उसमें 9 से ऊपर पीएच लेवल है, 9 साढ़े 9 का पीएच लेवल होता है। आप हमारे यहाँ पानी पीजिए, 9.5 का पीएच लेवल आप ना, इसका मतलब वो बिल्कुल एसिडिक नहीं है, वो आपको बहुत बीमारियों से बचा रहा है। लेकिन उसके टीडीएस पे अभी हमने काम नहीं किया, और टीडीएस पे काम करें तो उसको टीडीएस भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम एक सर्वश्रेष्ठ पानी पे बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब उससे अच्छा पानी हो ही नहीं सकता। मैं जो बात करूं, आप 0 टीडीएस का पानी लीजिए, खरीदना पड़ेगा, पैसा लगता है, सर्वश्रेष्ठ के लिए पैसा लगता है ना। और मैं थोड़ा सा हो सकता है कि लोग कहेंगे महंगे लोगों के लिए है, सस्ते लोगों के लिए नहीं है। तो सस्ते लोग फिर वो मुश्किल वाला काम करेंगे नहीं, उन्हें भी फिर वो गोली खा के ही मजदूरी पे करना है, तो मेहनत भी तो नहीं करते। तो फिलहाल अभी हम बात बता दें, फिर जिसके योग्य हो वो करें। एक इंसान 0 टीडीएस का पानी खरीदे, 0 टीडीएस का पानी खरीदना पड़ेगा मार्केट से, वो महंगा मिलेगा। 0 टीडीएस का पानी खरीदने के बाद वो उसको एक अच्छी मिट्टी जो है, जैसे काली मिट्टी होती है या और मिट्टी होती है, उसके मटके बनवाए। 0 टीडीएस का पानी उस मटके में डाले, उस मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दे, सोने का एक सिक्का डाल दे, और एक तांबे का कोई टुकड़ा डाल दे। उसके बाद वो पानी दुनिया का सबसे अच्छा टीडीएस का पानी होगा, दुनिया का सबसे अच्छा। उसके बाद उस पानी को वो जो एल्कलाइन की मशीन आती हैं, ये जो उसका टीडीएस अच्छा करती हैं, उस पानी से गुजारें। उसके बाद जो वाटर होगा वो अमृत होगा। वो वाटर मात्र पीने मात्र से आपके शरीर से 160 तरीके के रोग पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन इससे भी बेहतर बात है, फिर वो भी सुन लें। इससे बेहतर बात यह है कि आप हाइड्रोजन की मशीन लेके अपने, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें किसी को लगेगा चालाकी, लेकिन मजबूरी है, जो बात है वो कहूंगा, उसमें कुछ भी लगे। आप अपने घर के लिए, आप पूरे स्वस्थ लोग हैं, आप अपने घर के लिए एक हाइड्रोजन मशीन लीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके हिसाब से, आपकी डेंसिटी के हिसाब से। क्योंकि हाइड्रोजन मशीन मतलब ये समझ लीजिए कि 80,000 से लेके कई करोड़ तक की आती। डायमंड बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। डायमंड बनता है ना आजकल, नकली डायमंड, उसके लिए हाइड्रोजन मशीन लगती। तो हाइड्रोजन मशीन की भी बहुत सारी हैं। उतनी हाई लेवल की हाइड्रोजन मशीन तो आदमी को
नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप अगर स्वस्थ हैं, घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो आप हमसे मशीन ले सकते हैं। अपने सारे लोगों का हमें वो दे सकते हैं कुंडली। हम आपको जांच करके किस व्यक्ति के लिए किस रेशियो में उस मशीन का मात्र 15 मिनट इस्तेमाल करना, वो भी किसी के लिए वीकली होगा, किसी के लिए मंथली होगा, किसी के लिए डेली होगा, आप मात्र उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ से बीमारियों को दूर रख सकते हैं, जो कि पानी से भी संभव नहीं होगा। क्योंकि पानी आप पिएंगे, पानी से आपको जैसे ही, अगर आपके शरीर में गंदगी है, बहुत गंदगी है, आप गंदा खा रहे हैं और आपने जो पानी मैंने बताया वो आपने लेना शुरू किया, तो आपकी बॉडी में जो बॉडी की डिटॉक्सिएशन की प्रक्रिया होगी बहुत फास्ट हो जाएगी। और डिटॉक्सिएशन की प्रक्रिया जब फास्ट होगी तो आपकी जो गंदगी है वो आपकी किडनी में से गुजरेगी, उससे आपकी किडनी पे लोड पड़ेगा और किडनी खराब होने की संभावना है। ज्यादा पानी पीने से नुकसान होता है। तो मैंने अच्छा वाटर तो आपको बता दिया, लेकिन वाटर से अच्छा प्रोसेस भी एक बता दिया कि इस प्रोसेस से आप सबसे अच्छी चीज ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, बीमारी बिल्कुल भाग रही है। बहुत अच्छी। वाटर जो मैंने बता दिया, सबसे अच्छा वाटर तभी बनेगा जब आप उसे 0 TDS का लें, क्योंकि उसमें कोई भी अभी बाहर का तत्व नहीं मिला है। मिट्टी के घड़े में रखें, मिट्टी के सारे तत्व उसमें आ जाएंगे जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। सोना ज़्यादा नहीं आएगा इसलिए सोने का टुकड़ा डालें, चांदी नहीं आएगा इसलिए चांदी का टुकड़ा डालें, तांबा बाहर से नहीं आएगा इसलिए तांबे का डालें। फिर आपको बेस्ट पानी मिलेगा जिसका TDS, वो आपको pH लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, वो आपकी मशीन के माध्यम से बढ़ जाएगा। कैनन वाटर की जो मशीन आती है जी, इसमें आपने पानी का भी बता दिया और साथ ही साथ हवा का भी। बिल्कुल, गैस का। मैंने पानी का भी बता दिया, गैस का भी बता दिया। नहीं तो आप अपने पानी बनाएंगे बाबा लोगों के कहे पे, तो आप या तो TDS अच्छा कर लेंगे या आप pH अच्छा कर लेंगे, दोनों नहीं हो पाएंगे। दोनों नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर तो pH लेवल गिर रहा है, आप टेस्ट करके देख लीजिए। मात्र 600-700 रुपए का मीटर आता है, वो आप ले लीजिए और जैसे बाबा लोग पानी बताते हैं वैसे बनाइए। उससे पहले टेस्ट करिए, उससे बाद टेस्ट करिए, आपको पता लग जाएगा कितना अंतर। और हमारे यहाँ मशीन है, हम आपको करके दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ मशीन है, आप पानी लाइए, उसका pH लेवल नापिए और उसके बाद उस मशीन में जिससे हम लोगों का गैस देते हैं, उसी गैस से हम पानी को भी pH लेवल बढ़ाने का बता देंगे कि उसे किस तरीके से pH लेवल बढ़ाया जाता है। लोग कैनन वाटर की मशीन खरीदते हैं, 3.5-4 लाख रुपए की मशीन खरीदते हैं। हम जो मशीन देते हैं वो 6 लाख रुपए की होती है, लेकिन हम जो मशीन देते हैं उसमें आपका स्वास्थ्य पे भी सारा काम होता है और पानी भी बन जाता है। और वो कैनन वाटर की केवल मशीन 3.5 लाख की आती है। तो हम उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं। ये मशीन 6 लाख की आती है जो हाइड्रोजन की। जी, वो हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं वो 6 लाख की, और हम लोग एक कंपनी से डील करके अपना बनवाते हैं, बेस्ट क्वालिटी की बनवाते हैं। जी। और हम लोग एक और चीज़ देते हैं जो कोई नहीं देता, कि यदि आपकी मशीन महीने 1.5 महीने के अंदर खराब होती है तो पूरी रिप्लेस होकर नई मिलेगी। ये कोई नहीं करता। और इसका यूज आप कैसे करना है वो बताएंगे? यूज पूरा हम बताएंगे उस कंडीशन में जब आपके घर में कोई बीमार नहीं है, साधारण से सब सही लोग हैं, तो आप कुंडली दे देंगे तो हम आपको बता देंगे ताकि आगे भी बीमारी ना हो। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो एक मशीन पे सिर्फ एक ही क्लाइंट को हम डील करते हैं। एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा लोगों के मन में, आपने बताया 6 लाख की मशीन है और जैसा कि हमने पिछले साल ही जब अनाउंस किया था तो करीबन 2000 से 5000 रुपये पर डे का आपका चार्जेस भी हैं। तो अभी की स्थिति में देखें तो हमारे देश में आधी से ज़्यादा जनता यानी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। मतलब वो अनाज भी नहीं खरीद सकते, 5 रुपये किलो 2 रुपये किलो दिया जा रहा है। तो आपका ये 5000 पर डे वाला ये सिस्टम कैसे कोई लेगा? बिल्कुल, आप जिस उम्र में हैं ये क्वेश्चन सर्वाधिक उठेगा और इसका मेरे को एक ही जवाब है, और वो जवाब केवल जवाब नहीं है, आपको यथार्थ से परिचित कराने के लिए भी है। आप जैसे व्यक्ति कोई भी
मैं आपको ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो आप जैसा हो, जो ये कहता हो कि स्वामी जी गरीबों के लिए भी होना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे पास आए, एक एग्रीमेंट साइन करे, 100 पेशेंट ढूंढ के लाए जो इस थेरेपी से इलाज कराना चाहते हो। हम 99 नहीं लेंगे, 101 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। 100 पेशेंट ढूंढ के लाए, वो उतने दिन तक, जितने दिन तक जिसकी मरीज मान लो कैंसर का है, कुछ है, जितने दिन तक भी उसकी थेरेपी का निकले, हम उसको इलाज देंगे निशुल्क। लेकिन अगर एक भी मरीज एक बार भी बीच में टाइम पे नहीं आया, छोड़ के गया, तो बाकी के 99 का भी हम इलाज बंद कर देंगे। आप 100 लोग ढूंढ के लाइए, हम तैयार। ये आपको यथार्थ से परिचित कराने के लिए है। मित्र, जो लोग अपने हाथ पांव जो मुझे दिए परमात्मा ने, वही आपको दिए, वही उनको भी दिए। जो अंबानी को हाथ पांव दिए, वही उनको भी दिए जो गरीब है। जो व्यक्ति उन हाथ पांव का उपयोग करके अपने को रिच नहीं कर पा रहा, उस व्यक्ति के पास इतनी बुद्धि नहीं हो सकती कि वो क्वांटम फिजिक्स पे इलाज समझेगा। आप थोड़ा समझ के देखो। अगर मैं उसे भी क्वांटम थ्योरी बताऊंगा कि इलाज की थ्योरी है, वो क्या कह रहा है, यार स्वामी जी आप हमें गोली दे दो, हम खा के अपना रिक्शा चलाए जाके। ये है मजबूरी। लेकिन ये क्वांटम थ्योरी को जो लोग समझ सकते हैं, जब उन लोगों की संख्या लाखों में होगी इलाज कराने वालों की, उस दिन ऐसा होगा कि गरीब भी कहेंगे कि हम इसलिए इस थ्योरी से इलाज करा लेंगे कि इससे अमिताभ बच्चन ने कराया था। वो इसलिए नहीं कराएंगे कि हम करते हैं, वो इसलिए कराएंगे कि अमिताभ बच्चन ने कराया था। और जिस दिन संसार में ऐसा होगा, उस दिन सखा वेलनेस की तरफ से हर शहर में एक सेंटर होगा जहां लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता होगा। लेकिन उसमें अभी समय है, और तब तक के लिए लोगों के पास स्वतंत्रता कि वो मुझे गालियां दे सकते हैं। तब तक के लिए वो स्वतंत्र हैं गाली देने के लिए। लेकिन वो मुझे बस इतना बता दें कि मोबाइल से, जिस मोबाइल से वो मुझे गाली लिख रहे हैं, वो मोबाइल कितने का लिया था, उसमें रिचार्ज कितने का कराते हैं, क्या कभी ऐसी मांग की कि वो भी शुल्क नहीं होना चाहिए? दुनिया की किसी जनता ने मोबाइल निःशुल्क मिले नहीं कहा। असल में इसमें उनका दोष नहीं है, लॉ ऑफ नेचर। झूठ सर्व स्वीकार होता है और सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है। रावण के पास पुष्पक विमान था, आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन राम ने सेतु बना लिया था, इस पे बहुत क्वेश्चन है। मतलब पुष्पक विमान हवा में उड़ता था, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। समुद्र में एक सेतु बना लिया, इस पे बड़े क्वेश्चन हैं। तो मैंने कहा कि ये सदा से हुआ है कि असत्य सर्व स्वीकार है और सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है। तो हम भी तैयार हैं, हम भी उस परीक्षा से गुजरेंगे। ठीक है जी। और बताएं। अभी हाँ, एक आप जो बात कहते हैं कि रोक टोक किसी पर कुछ नहीं लगनी चाहिए, जैसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब नहीं होना चाहिए। जो जी, जिसका जी, मन करे खाए। बिल्कुल। कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई योग करने की, प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई समाज में ऐसे परिवर्तन आएंगे जिससे क्राइम बढ़ सकता है या रोक टोक ना लगे? और दूसरी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने वो बाहर के रोक टोक की बात नहीं कही। देखो, मैं यहाँ पे शरीर की बात जब हो रही थी, मैं वहां पे बात कह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में खाने की रोक टोक नहीं, जैसा मर्जी होती है खाते हैं। लेकिन एक चीज की है, भूख नहीं हो तो मत खाओ, यानी कि लिसन टू बॉडी। अब आपने कहा एक्सरसाइज करने को नहीं कहते, लेकिन हम इन लोगों से यह भी तो कहते हैं कि अपने काम अपने आप कर लो। हमारे यहां कोई नौकर नहीं रखा हमने, हमारे यहां कोई भी झाड़ू पोंछे का नौकर नहीं आता, क्या हम रख नहीं सकते?
अगर एक आदमी अपने काम, अपना पानी उठाना, अपना बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, अपने कमरे को साफ रखना, इतना ही कर ले तो एक अच्छी एक्सरसाइज हो गई। जी। और अगर वो अपने अंदर के सुन के खा रहा है, जैसे मुझे भूख लगी और मैं खाऊंगा, तो मैं अपने अंदर की ये भी तो सुनूंगा कि अब नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा। इस समय अमेरिका में एक इंजेक्शन बिक रहा है जिसकी कीमत 80,000 से ज्यादा की है, और वो मोटापा रोकने के लिए बिक रहा। वो ये कहता है इंजेक्शन कि जब वो इंजेक्शन और वीक में लगाना पड़ता है, हर वीक लगाना पड़ता है। आप कहेंगे तो वो इंजेक्शन का नाम भी बता देंगे ताकि आप उसको डाल सको लोगों को, हमें ऐसे याद नहीं है, अनपढ़ आदमी इतना याद नहीं रखते। वो इंजेक्शन सिर्फ इतना करता है कि आपके अंदर से कंट्रोलिंग सिस्टम पैदा कर देता है कि आप भोजन उतना ही खाते हो जितने में आपका पेट थोड़ा भर गया, उसके बाद आप नहीं खाते हो, कंट्रोल्ड में खाते हो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, अवेक बनो, जब भूख लगे तो भोजन लो, तो जब भूख लगेगी भोजन लोगे तो इतने अवेक भी तो हो जाओगे कि जब भूख खत्म हुई तो थाली छोड़ दी। लेकिन लोग तो इसलिए खा रहे, अरे लो लो अच्छा है तो 2 पराठे और खा लो। आप हमें बोल के देखो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोजन मेरे सामने रखा हो, मेरा पेट भर गया तो एक टुकड़ा भी बच जाता तो मैं छोड़ देता हूं कि अब नहीं ले सकते। मेरे पिताजी का सिखाया हुआ सीधा सा नियम है, वो नियम है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नियम है कि खाना उतना खाओ जितने खाने के बाद भी आपके पेट में 2 रोटी की जगह रहे। इसका अर्थ है कि थाली, आप उतना भोजन लो जितने के बाद उठ के थाली किचन तक पहुंचा भी सको। कि थाली खा तो ली, फिर अब थाली उठा के रखने के लायक नहीं बचे तो इतना क्यों खाना है। तो अगर ये अवेकिंग है तो आप स्वस्थ रहोगे। हमारे घर में सभी देख लो, हमने तो सबको एक ही साइज का बना रखा है, एक जोड़ी कपड़ा ले आओ सब बदल बदल के पहन लेते हैं। बचत है नहीं, हर घर में अलग अलग साइज के कपड़े आते हैं। हमारे यहां देख लो, किसी को देख लो, ऐसा लगेगा सब एक ही साइज के घूम रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोग अवेकिंग पे काम करते हैं। अवेकनेस एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर परमात्मा का बैठाया हुआ डॉक्टर है। अगर आप अवेक हैं तो इसका मतलब परमात्मा आपके अंदर डॉक्टर के रूप में मौजूद है, जो आपसे नींद लगेगी तो सुला देगा, भूख लगेगी तो खिला देगा, नींद पूरी हो जाएगी तो उठा देगा। जब नींद पूरी हो गई और आप उठें, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो किसी का अलग अलग भी हो सकता है। तो इतने अगर आप अवेक हैं, फिर आपको कहां रोग होते हैं। सारे ऋषि मुनि अवेकनेस ही तो सिखा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं लिसन टू बॉडी, फिर बॉडी ये भी बताती है कि अब मीठा खाना है, बॉडी ये भी बताती है अब नमकीन खाना है, बॉडी ये भी बताती है अब कुछ पानी पीने का मन हो रहा, बॉडी ये भी बताती है कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा। तो ये बॉडी के साइंस हैं जिसमें वो बताती है कि ये चीज खाओ, अंदर कुछ चल रहा है जिसे इस चीज की जरूरत है। अब कुछ लोग कह रहे हैं मीठा छूना ही मत, ये अपराधी है, ये बहुत बड़ी कोई बीमारियां पैदा करवाएंगे शरीर में कि मीठा छूना ही मत। ये कोई बात हुई? ये कह दो यार कि मीठा खाओ, कभी कभी खा लो, अंदर से आवाज आए खाओ, लेकिन मीठा छूना ही मत, ये तो तुमने अपराध बता दिया। हम अगर लोगों को कहें कि ये खाओ ये ना खाओ, अब आप सोचो कि एक आदमी खाने की टेबल पे आपके पास बैठा, यार छोड़ो सब बातें, मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूं, लोग कहेंगे इतनी गंभीर बातें कर रहा। आप अपनी लवर से मिलने गए, डेट है, 5 स्टार होटल में आपने बुक कराया और आपने खाना मंगवाया। अब वो खाने के स्वाद लेने के बजाय ये देख रही है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे आपको जो है वो शुगर हो जाएगी, इससे फैट बढ़ सकता है। तो आप अपनी जिंदगी का प्लेजर ले पाओगे उसके साथ? नहीं। इसीलिए डॉक्टरों की अपनी पत्नियों से संबंध नहीं बनते, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल घुसेड़े रहते हैं। डॉक्टरों के सबसे ज्यादा संबंध खराब होते हैं अपनी पत्नियों से और पत्नियों के अपने पतियों से। ये बात मैं पूरी मेडिकल इंडस्ट्री पे लगा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख का, देखो हम लोग
हिंदुस्तान की बात करें तो कोई आता तो कहते चाय बनाओ यार, चाय पिलाते हैं। अभी वो आके बैठा नहीं, चाय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे दोनों बीच के संबंध जो हैं वो खाने पीने के साथ थोड़े मधुर होते हैं। और ये तो खाने पे ही रोक लगा के बैठ गए, मधुरता पे तो रोक ही लगा रखी है। तो संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं होती। मैं खाने पीने पे बिल्कुल रोक नहीं लगाता, कोई रोक नहीं। ये भी नहीं है कि खुली छूट दे दी है कि जाओ और 10-10 पिज्जा खाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो अंदर से आए वो करो, बस इतना सा सूत्र है हमारा। आजकल की जैसे यहीं से एक्सरसाइज से ही बात है जो कि आजकल जो यूथ है वो जिम जा रही है, प्रोटीन खा रही है और डब्बे जो हैं जितने भी, उसको भी मैं गलत supplement, मानता हूं। तो उन्हें अगर बॉडी बनानी है तो वो क्या कर सकते हैं? वो नहीं, फिर भी बात बॉडी, मैं मेरे शहर में अपने एक मित्र की कहानी बताता हूं। हमारा एक मित्र था, नाम सज्जन था, अगर वो सुनेगा वो कहेगा लो शशांक अभी भी याद रखता है। मेरा वो मित्र था, एक बार वो 3 महीने के लिए गायब हो गया हम लोगों के बीच से, बिल्कुल तुम्हारी तरह था। और 3 महीने बाद जब वो आया तो वो संजय दत्त की तरह था। भाई तू क्या हो गया तुझे, कैसे? उसने कुछ नहीं, सबसे कट ऑफ कर लिया। ऊर्जा ना जो डिस्ट्रॉय हो रही चारों तरफ, दिन में दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ, खेल कूद के साथ, टीवी के साथ, ये ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो रही। वो कहता था हमने सबसे कट ऑफ कर लिया। दिन भर सोता था पड़े होके, और 3 महीने उसने वो लिए थे जब छुट्टियों के थे। दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया, दिन भर पड़ा सोया, शाम को उठा, जिम गया, साइकिल चला के जिम जाता था। उस समय स्टेडियम में था, बहुत दूर था शहर के, वहां जाता था। कहता 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, लौट के आके खूब रोटियां खाते हैं, जो बनी होती बस वही ज्यादा खाते हैं, और फिर सो जाते हैं। सो खाओ, अपनी ऊर्जा फालतू में ना लगाओ, आपके शरीर में भरपूर प्रोटीन हो जाएगा। भाई इतना प्रोटीन चाहिए किस लिए? प्रोटीन इसलिए चाहिए ना कि आपको ऊर्जा में खर्च करना है, तो आप ऊर्जा का खर्चा रोक लो, प्रोटीन स्टोर होने लगेगा। विशेष डाइट की जो जरूरत है वो वही है कि आप सब कुछ करना है फिर भी विशेष चाहिए। मैंने फिर कहा महंगा तभी होगा जब आप कंफर्ट ज्यादा मांगोगे। फिर एस्टेरॉइड लेते हैं, महंगा है, फिर उसका भुगतान भी महंगा है, फिर वो जिम में कसरत भी महंगी है, फिर डाइटिशियन पैसा लेता है वो भी महंगा है। तो जब आप सब कुछ करते हुए भी और चाहोगे कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वरना आप सब कुछ त्याग के शांत बिल्कुल एकांतवास में जाके रहिए। हमारे फादर कहा करते थे अगर किसी को वास्तव में शरीर बनाना, हमारे फादर जो थे वो बॉडी बिल्डर थे, हमारे फादर कहा करते थे अगर वास्तव में किसी को शरीर बनाना है तो 6 महीने उसे जंगल में चले जाना चाहिए, किसी से बातचीत भी ना करे। वो सही कहते थे। जो आदमी जितना ऊर्जा का खर्चा करेगा उतना ही उसको शरीर बनाने में दिक्कत आएगी। तब कंसंट्रेट सिर्फ बॉडी पे करेगा और बाकी से कट ऑफ करेगा तो उसकी बॉडी अच्छी बनेगी। ठीक है, यही तरीका है। बहुत सारे अलग अलग हमने टॉपिक्स पे बात आज की है, तो इसका कुछ आप एक सार देना चाहें कि आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है लोगों के लिए? मेरा बिल्कुल सीधे सा एक मैसेज है। मैं अपनी इस पैथी को परमात्मा ही बोलता हूं, और मैं सीधी सी बात कहता हूं कि हर बच्चे को दुआ में मांगा जाता है, और अफसोस की बात है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी को दवाओं से मांग रहा है। दुआ से ही काम चल सकता है, दवाओं तक ना जाना पड़े। इसके लिए इंसान को हाइड्रोजन को पहचानना पड़ेगा, इससे मैत्री करनी पड़ेगी। मैं हाइड्रोजन की तरफ लोगों का इसीलिए निगाह कर रहा हूं कि अगर पूरा जमाना हाइड्रोजन की बात करने लगे, मोदी जी और सब सुनने लगे, तो मात्र हाइड्रोजन से इस जगत की बहुत सारी पीड़ाएं दूर की जा सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ही सब उपजा। एक से ही सारा जग उपजा है, और वो हाइड्रोजन है।
तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा अपनी जिंदगी को दवाओं से न मांगे। उसकी मां ने उसकी जिंदगी दुआओं से मांगी थी। तो अपनी मां का अपमान है अगर आपको दवाइयों से अपनी जिंदगी मांगनी पड़ती। थोड़ा सा कठोर भाषा में बोल रहा हूं कि दवाइयों से अगर अपनी जिंदगी मांगनी पड़ती है तो आप अपनी मां का अपमान करते हैं, क्योंकि आपकी मां ने आपकी जिंदगी दुआओं से मांगी थी। ये अंतिम मैसेज है। बहुत खूब। चल ठीक है।